नमस्कार छात्रों, मैं अनुपमा पाठक आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ हिंदी साहित्य को लेकर के। इसके अंदर साहित्य सिद्धांत और साहित्य सिद्धांत में बहुत सारे पाठ पढ़ने हैं, जैसे कि काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस, अलंकार, छंद, बहुत सारे चीज़ हैं। तो हम लोग आज पहली शुरुआत कर रहे हैं साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत काव्य लक्षण। एक एक करके इसमें हम लोगों को देखना है। अभी इसमें यह देखना है कि आपके बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न इसके अंदर आते जाएंगे, तो ज़रूरत है कि आप भी अगर कुछ लिखना चाहें तो लिखते जाएं और अंडरलाइन करके समझते जाएं चीज़ों को। भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर काव्य लक्षण, पहले हम ये काव्य लक्षण है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, ये देखते हैं। तो कोई भी ऐसा तथ्य अगर आया तो उस पे विद्वानों ने बहुत चिंतन मनन किया है और इस पे भी चिंतन मनन करके उन्होंने एक सटीक उत्तर देने का प्रयास किया है। इस कक्षा में संस्कृत आचार्यों से लेकर आधुनिक और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा जो काव्य के लक्षण बताए गए हैं वो दिखाया जा रहा है। यानी 3 तरह से इसका काव्य की किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। पहले हम लोग देखते हैं कि काव्य की उत्पत्ति। काव्य की उत्पत्ति के समय से ही, उत्पत्ति का मतलब हर चीज का पहले शुरुआत होता है, तो ये काव्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। उत्पत्ति के समय से ही उसके लक्षणों पर विचार होने लगा। कोई भी जब वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी एक नया कुछ आता है तो देखा जाता है कि इसका लक्षण क्या है, इसका गुण क्या है, इसकी पहचान कैसे होगी, यही काव्य लक्षण है। तो काव्य का लक्षण क्या है, गुण क्या है, कैसे समझेंगे कि ये काव्य है। पाठक सहृदय लिए काव्य किसे कहेंगे या फिर कविता क्या है, बहुत सारे प्रश्न हैं। ये मूलभूत प्रश्न है जिसकी विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न दृष्टिकोण से व्याख्या की है। कवि के द्वारा जो कार्य संपन्न हो उसी को काव्य कहते हैं। और यदि देखा जाए बच्चे, तो काव्य को अगर हम ऐसे लिखते हैं कवि, कवि में यदि हम या प्रत्यय लगा दें तो ये बनता है काव्य। ठीक है, यानी कवि के द्वारा निर्माण किया गया। कवेरिदम कार्यम भावो वा, कवि को सर्वज्ञ माना गया है, यानी सब कुछ जानने वाले, और कवि को दृष्टा भी माना गया है। ठीक है, दृष्टा भी माना गया है कवि को, यानी वो सब कुछ जान रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। यही सोच समझकर इसकी परिभाषा दी गई है। काव्य किसे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो अभी बताए जस्ट कि कवि के द्वारा किया गया कार्य जो संपन्न होता है उसी को काव्य कहते हैं। कविता कौन, कवि लिखते हैं, तो कवि के द्वारा ही ये कविता का निर्माण हुआ, तो उन्हीं के द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है, इसे काव्य कहते हैं। अब इस काव्य के अंदर लक्षण क्या है ये देखना है। लक्षण किसी भी वस्तु या विषय का अगर असाधारण अर्थात विशेष धर्म, धर्म यानी गुण, उसमें कुछ खास गुण तो होगा, उससे जो उस खास गुण के विषय में कथन करना ही उसका लक्षण है, यानी उसके खास गुण के बारे में बताना ही उसका लक्षण है, जानना ही उसका लक्षण है। अब काव्य शब्द की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति, अभी जस्ट बताए बच्चे कि काव्य शब्द कवि, कवि से ही काव्य बना, क्योंकि कवि के द्वारा ही काव्य का निर्माण है। तो कवि में यदि यह प्रत्यय लगा दिया जाए तो उसके योग से बना है ये काव्य, और जिसका अर्थ होता है कि कवि के द्वारा किया गया कार्य या फिर कर्म, यही काव्य है। इसी का काव्य की उत्पत्ति, शुरुआत ऐसे ही हुई है। आखिर काव्य लक्षण का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है।
पहले हमको देखना पड़ेगा कि उस कविता का स्वरूप क्या है, उस काव्य का स्वरूप क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और काव्य लक्षण, ये सब मिला करके काव्य लक्षण में ये सारी चीजें आएंगी। काव्य का स्वरूप, काव्य का अर्थ, काव्य की परिभाषा, ये सब मिलाकर तब ये काव्य लक्षण कहलाती है। काव्य लक्षण को 3 भागों में बांटा जा सकता है, बांटा गया भी है। ठीक है, पहला है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य, संस्कृत आचार्य जो हुए, उनके द्वारा दिया गया परिभाषा भी काव्य लक्षण का उन्होंने भी दिया है। कौन? संस्कृत आचार्य। उन्होंने जो काव्य लक्षण का परिभाषा दिया उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आता है कि कुछ हिंदी आचार्यों द्वारा भी दिए गए काव्य लक्षण पे परिभाषाएं हैं। और तीसरा देखेंगे कि पाश्चात्य आचार्यों द्वारा दिए गए भी काव्य लक्षण की परिभाषाएं हम लोगों को देखनी है, पर एक एक करके। क्या है कि संस्कृत आचार्य कुछ इक्का दुक्का 1-2 नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग अगर बहुत को देखेंगे तो फिर ये क्लास बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए कुछ खास लोगों को, अधिकतम लोगों को फिर भी देख लेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं। संस्कृत आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण से हम लोग प्रारंभ करते हैं। आचार्य का नाम इधर दिया है और इधर है उनका लक्षण, इसके बारे में जो इन्होंने कहा वो हम देखते हैं। आचार्य भामह, आचार्य भामह ने क्या कहा है? आचार्य भामह ने कहा है कि शब्दार्थों सहितौ काव्यम। ये सब का डिटेल अभी हम लोग देखेंगे, अभी केवल लिस्ट देख रहे हैं। ठीक है, फिर है रुद्रट। इन्होंने क्या कहा? ननु शब्दार्थो काव्यम। देखिए बच्चे कैसे आता है क्वेश्चन, कई बार पूछ देता है, हमेशा इससे तो इसी टाइप के प्रश्न होंगे कि आचार्य भामह ने काव्य लक्षण की क्या परिभाषा दी, तो आपको ये बताना पड़ेगा, या फिर वहाँ ऑप्शन में होगा कई सारा, तो आप अगर ध्यान में रखें हैं तो आप इसको टिक करेंगे, यही फिर टिक हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा। इसी तरह रुद्रट, उनके द्वारा काव्य लक्षण की क्या परिभाषा कही गई, क्या बताया गया? तो ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन ने क्या कहा? वामन ने कहा कि काव्य शब्दो अयं गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। वामन ने एक और परिभाषा दी है कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारत सौंदर्यम अलंकार। कुंतक ने कहा है कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्धि दा आह्लादकारिणी। मम्मट ने कहा है, मम्मट के द्वारा तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। ये अब ये सब क्या है आप लोग को थोड़ा याद तो करना पड़ेगा कि कौन से संस्कृत आचार्य ने कौन से काव्य लक्षण के बारे में कैसी कौन सी उक्ति कही है। और इस तरह का आता है आचार्य वामन, वामन के द्वारा कहा गया कथन काव्य लक्षण से संबंधित, और 4 ऑप्शन। तो अगर आपको याद होगा कि काव्यम ग्राह्यम लंकारात सौंदर्य अलंकार, तो आप इसको टिक कर लेंगे। आगे आते हैं आचार्य मम्मट, बहुत प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य, ये लिखते हैं कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। फिर वाग्भट्ट, वाग्भट्ट ने क्या कहा कि साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणा अलंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वित कीर्तये। आनंदवर्धन ने क्या लिखा? सहृदय, सहृदय हृदया आह्लादि शब्दार्थ अयत्वमेव काव्य लक्षणम। राजशेखर ने क्या कहा है?
गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। राजशेखर ने एक और परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि शब्दार्थो वाक्यम काव्यम। क्षेमेंद्र ने कहा है, आचार्य क्षेमेंद्र, कि काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सद अलंकृति। ये इतना आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से संस्कृत आचार्य ने क्या कहा है। अब देखते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य का लक्षण सबसे पहले किस पुराण में मिलता है। कितने पुराण हैं ये पता होगा आपको, 18 पुराण है। और 18 पुराण में ये इसकी परिभाषा काव्य लक्षण का सबसे पहले जो जिक्र मिलता है वो है अग्नि पुराण। इससे भी क्वेश्चन हो सकता है कि काव्य लक्षण का सबसे पहले जो जिक्र हुआ वो किस पुराण में। 2-4 पुराण का ABCD नाम हो जाएगा और आपको अग्नि पुराण पता होगा तो आप टिक कर लेंगे। अब देखते हैं कि अग्नि पुराण में क्या कहा गया। अग्नि पुराणकार, इनके रचयिता की जानकारी अभी तक नहीं है और बहुत पुरानी बात है, इसलिए नहीं भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे इनका नाम क्या दे दिया गया, अग्नि पुराणकार, क्योंकि हम लोग अनभिज्ञ हैं इनके नाम से। अग्नि पुराण में जो लिखा है वो क्या लिखा है, वो लिखा है कि संक्षेपाद्वाक्यानि वाक्य मिष्टा अर्थ वक्षिणा पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणवदोदोष वर्जितम। इसका अर्थ ये है कि अर्थ को जो दिया हुआ है, इस अर्थ को संक्षेप में व्यक्त करने वाली अविच्छिन्न पदावली काव्य है। यानी कि जिसको भी हम लोग खंडित नहीं कर सके ऐसा पदावली, और उसका अर्थ भी संक्षेप में आए। अगर इसका अभी हम हिंदी अर्थ करेंगे तो बहुत लंबा होगा, पर उसको शॉर्ट में लिखना है तो संस्कृत में आ जाता है। तो काव्य कुछ अलंकारों एवं गुणों से युक्त होता है और उसके लिए दोष वर्जित होता है। अर्थ में हम लोग बहुत डेप्थ में जाते हैं, परंतु जब यहाँ संस्कृत के वाक्य आते हैं तो वो बहुत संक्षेप में हो जाता है। तो इसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो वो वर्जित है। हम लोग देखते हैं आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि का समय है 2री या 3री शताब्दी और इनका जो रचना है वो है नाट्य शास्त्र। इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि आचार्य भरत मुनि के द्वारा रचित काव्य क्या है, तो नाट्य शास्त्र है। ठीक है, काव्य के लक्षणों पर विचार करने वाले पहले आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है कि काव्य के लक्षणों पर विचार करने वाले सबसे प्रथम आचार्य कौन है, तो आचार्य भरत मुनि है। और इनके द्वारा प्रतिपादित नाट्य शास्त्र में, प्रतिपादित यानी इनके द्वारा बनाया गया नाट्य शास्त्र में नाट्य को ही साहित्य या काव्य भी माना गया है। तो छात्रों पहले बता दें आपको, प्राचीन काल में गद्य और पद्य दोनों को काव्य ही माना जाता था। आज काव्य का इतना विस्तार है कि अभी हम लोग काव्य का अर्थ सीधा सीधी कविता समझते हैं। ठीक है, तो उस समय नाट्य को भी काव्य ही माना जाता था, कहानी को भी काव्य शास्त्र में लाया जाता था। राजशेखर ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ से बन रहा है। पंचम वेद की संज्ञा किसने दी है, यहाँ बन जाएगा राजशेखर ने, या फिर राजशेखर ने नाट्य शास्त्र को क्या संज्ञा दिया, और फिर कुछ ऑप्शन। तो आप वहाँ पंचम वेद अगर ध्यान में है तो आप इसको लिख लेंगे। हालांकि भरत मुनि ने स्पष्टतः किसी काव्य लक्षण का उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले 36 लक्षणों का वर्णन किया है।
मतलब क्लियर, एकदम साफ सुथरा, किसी एक का उल्लेख नहीं किया, परंतु इनके पास जो वर्णन है 36 लक्षणों का वर्णन किए हैं। कौन? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार कैसा होना चाहिए कविता, काव्य को कैसा होना चाहिए? तो भरत मुनि के अनुसार काव्य कोमलता युक्त होना चाहिए, मतलब कोमल, उनके पद में एक लचीलापन हो, सुंदर होना चाहिए, सुंदर पदों से वो युक्त होना चाहिए, मतलब एक एक पद को पढ़ो तो एकदम उसमें रम जाओ। और गूढ़ अर्थ से हीन शब्द, ऐसा शब्द मतलब नहीं हो जिसमें कि कोई उसका अर्थ ना हो, गूढ़हीन हो, गूढ़ अर्थ होना चाहिए, वो शब्द का जरूरी है। जो जन समूह को सुख दे, कुछ ऐसी पंक्तियां पढ़ो जो आप सुने लोग या आप सुनाए किसी को तो उनको आनंद की प्राप्ति हो, क्योंकि काव्य का मतलब ही है आनंद, है ना, जिसमें युक्ति और नृत्य की योजना हो। चूंकि ये नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं तो इनके काव्य के परिभाषा में ये तो होना ही है कि युक्ति यानी उसका कुछ कुछ उपाय और नृत्य की योजना कहीं कहीं ये भी दर्शाए, जो रस का मार्ग प्रशस्त करने वाला हो और आनंद देने वाला हो। कविता या काव्य रस के बिना तो अच्छा होता ही नहीं है। रस आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, बहुत सारे रस हैं, तो ये रस का मार्ग प्रशस्त करने वाला और आनंददायी होना चाहिए। संधि संधान से युक्त हो, वह नाटक दर्शकों के लिए शुभ काव्य हो। जैसे नाटक जब मंच पे जब नाटक दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, नाटक एक दृश्य श्रव्य काव्य भी है और दृश्य काव्य भी है, ठीक है, तो वहाँ दर्शकों के लिए वो अच्छा होना चाहिए, उसका कोई नकारात्मक अंश नहीं आना चाहिए। अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, अर्थात अर्थ और क्रिया से युक्त रचना ही काव्य है। अर्थ और क्रिया से युक्त रचना काव्य है, मतलब कविता में उसका अर्थ भी कुछ निकलना चाहिए, निरर्थक काव्य का कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये होना चाहिए। ये किनके अनुसार चल रहा है? ये आचार्य भरत मुनि। अभी हम क्या देखें कि आचार्य भरत मुनि ये काव्य लक्षण का सबसे शुरुआत, सबसे पहला जो काव्य लक्षण का परिभाषा किए वो आचार्य भरत मुनि। अब हम क्या देख रहे हैं कि काव्य लक्षण का वास्तविक विकास, एक होता है आरंभ करना और फिर उसको और अच्छे से मतलब जैसे मॉडिफाई करके एकदम विकास करना उसका, तो वास्तविक विकास ये भामह से होता है। ध्यान रखना है बच्चे कि काव्य लक्षण का वास्तविक विकास किनके द्वारा हुआ? तो आचार्य भामह के द्वारा हुआ है। और सबसे पहले जो रचना हुआ वो किनके द्वारा? वो आचार्य भरत मुनि के द्वारा। इनके अनुसार शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। अभी आप ऊपर में देखे थे जब लिस्ट बता रहे थे तो वहाँ था आचार्य भामह के द्वारा दिया गया ये पंक्ति कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, है ना, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये आचार्य भामह का दिखा आपको। इसमें इनके द्वारा जो कही गई बात है वो ये है कि शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है, मतलब ऐसा कविता, ऐसा काव्य जिसमें शब्द का भी उतना ही मतलब हो और उसका अर्थ तो आना ही चाहिए। वे शब्द और अर्थ को बिल्कुल समान रूप से महत्व देते हैं और देते हुए दोनों की प्रतिस्पर्धा और सामंजस्य की उपयोगिता सिद्ध करते हैं। मतलब शब्द और अर्थ में मानो होड़ चल रही हो कि दोनों का जरूरी और दोनों का उपयोग एकदम अनिवार्य है इनके द्वारा। किनके द्वारा? भामह। कि काव्य पंक्ति हो और शब्द और अर्थ दोनों का यदि महत्व नहीं है तो फिर उसका मतलब नहीं है। शब्द और अर्थ के इसी प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा मतलब दोनों में बिल्कुल होड़ और सामंजस्य
से चारुत्व अर्थात सौंदर्य की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति बोलिए, उत्पत्ति बोलिए, व्युत्पत्ति बोलिए, लगभग एक ही बात है। ठीक है, तो सौंदर्य की निष्पत्ति होती है कब? जहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों का सामंजस्य होता है, जिसको कि बाद में पंडित राज जगन्नाथ ने कुल मिलाकर क्या नाम दिया? रमणीयता कहा, है ना। रमणीयता शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है। किसने? पंडित राज जगन्नाथ ने। और इसकी जो अभी परिभाषा जो दिए भामह कि इनके काव्य, इनके अनुसार काव्य में शब्द और अर्थ का सहभाव होना अनिवार्य है। इसी बात को पंडित राज जगन्नाथ ने कुल मिलाकर रमणीयता कह दिया। रमणीयता मतलब रमण करना वही आदमी करता है जहाँ सुंदरता हो, जहाँ बहुत अच्छा लगता है, तो रमणीयता कहा। अब देखते हैं, आप लिस्ट में देखे थे आचार्य भामह, अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये आचार्य भामह का टाइम ऑफ पीरियड क्या है? षष्ठी, मैंने षष्ठी शताब्दी बोल सकते हैं, 6 शताब्दी। और इनका जो रचना है वो क्या है? काव्यालंकार। याद रखना है, इस सबसे क्वेश्चन आता है। उनका समय से आ सकता है, उनके रचना से आ सकता है कि आचार्य भामह के द्वारा जो रचित काव्य है उसका क्या नाम है? काव्यालंकार है। ठीक है, अब उनके द्वारा कही गई पंक्ति क्या है? तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को ही काव्य कहते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने इसे पढ़ा है। यहाँ पे है अर्थ के सामंजस्य पर वो बल देते हैं, शब्द और अर्थ दोनों के सामंजस्य पर। मतलब कि कविता न तो शब्द चमत्कार है और ना ही केवल अर्थ, मतलब दोनों का मिलाकर के सौष्ठव। सौष्ठव मतलब दोनों का मिलाकर के सुंदरता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे हम लोग आचार्य दंडी। अभी लिस्ट में हम लोग दंडी को भी देखे थे। समय है उनका 8वीं 9वीं शताब्दी, और इनका जो रचना है वो क्या है? काव्यादर्श। ये सब जरूर याद करना है, क्वेश्चन यहीं से आता है कि काव्यादर्श है ना, आचार्य दंडी के द्वारा रचित जो रचना है वो है काव्यादर्श। इन्होंने क्या कहा? इनकी कही हुई उक्ति क्या है? वो है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, है ना। मतलब कि इष्ट अर्थ से युक्त अविच्छिन्न पदावली उसका शरीर मात्र है। इष्ट अर्थ मतलब अगर जिस उसके अनुकूल जो अर्थ है अगर वो उसमें नहीं है तो ऐसी पद समझो कि केवल शरीर है, मतलब उसमें आत्मा नहीं है। और बिना आत्मा का शरीर किस काम का? तो अर्थ होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग एकदम उचित अर्थ। अब हम देख रहे हैं आचार्य वामन। वामन के जो समय है वो है 8वीं शताब्दी। वामन किस समय के हैं? 8वीं शताब्दी। और इनकी रचना का क्या नाम है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। ध्यान देना है, आचार्य वामन की रचना क्या है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि गुण अलंकृतयो शब्दार्थयो काव्य शब्दो विद्यते, है ना। मतलब कि गुण भी होना चाहिए। इसमें हम लोग देखते हैं जब हम लोग काव्य गुण भी पढ़ना है तो काव्य का गुण होना चाहिए, उसमें अलंकार होना चाहिए। अब यहाँ वो बोले शब्द और अर्थ, इनका कहना है कि गुण भी होना चाहिए और अलंकार, और ये दोनों का जब मेल होगा शब्द वही शब्दार्थ ही काव्य है। दोनों के मेल होने पर ही काव्य कहते हैं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, इसमें इन्होंने लिखा है कि गुण अलंकृतयो शब्दार्थयो काव्य शब्दो विद्यते। ठीक है, मतलब गुण भी होना चाहिए, अलंकार भी होना चाहिए। गुण कितने होते हैं? 3 प्रकार के हैं, है ना। प्रसाद गुण है और क्या 3 गुण है, इसको हम बताएंगे अगली क्लास में। आचार्य आनंदवर्धन का देखते हैं। आचार्य आनंदवर्धन का समय है 9वीं शताब्दी।
और इनका जो रचना है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना है। ध्वन्यालोक, ठीक है, आचार्य आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक। इन्होंने क्या कहा, आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, आनंदवर्धन ने ध्वनि को क्या माना, काव्य की आत्मा, यानी जो पंक्ति पढ़ी जाती है उसका जो लय होता है उसको उन्होंने उसकी आत्मा मानी है। और क्या कहा इन्होंने इस पंक्ति में, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ ये दोनों जिसका शरीर है वही काव्य है। ठीक है, शब्द भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए, इसको शरीर माना, और जहां ध्वनि है उसको आत्मा माना। सहृदय, हृदय आह्लादि शब्दार्थ मैं त्वयमेव काव्य लक्षणम, अर्थात सहृदय के हृदय को आह्लादित करना, मतलब खुश करना, उसको उत्साहित करना, आह्लाद से भर उठना, और शब्द अर्थ से युक्त होना, ये काव्य है। एक जगह उन्होंने और क्या लिखा है, काव्यस्यात्मा ध्वनि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, यानी काव्य की आत्मा ध्वनि है। यहाँ तो उन्होंने पहले ही कहा आचार्य आनंदवर्धन ने कि काव्य की आत्मा क्या है, उसका ध्वनि है। शब्द और अर्थ क्या है, उस काव्य का शरीर है। अब अगर आचार्य आनंदवर्धन से आता है कि आचार्य आनंदवर्धन ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि काव्य की आत्मा क्या है, उसकी ध्वनि, और उसका शरीर क्या है, शब्द और अर्थ, और इनकी रचना क्या है, ध्वन्यालोक। जैसे ही ध्वन्यालोक को सुनेंगे वैसे ही समझ में आ जाएगा कि आत्मा और शरीर का जिक्र इन्होंने किया है। आगे देखते हैं, भोजराज, आचार्य भोजराज, इनका समय है 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों होता है, पूर्वार्ध मतलब पहले का समय, तो 10वीं शताब्दी का शुरुआत। और इनकी रचना क्या है, सरस्वती कंठाभरण एक, और दूसरा है श्रृंगार प्रकाश। दो रचना है इनकी, पहला सरस्वती कंठाभरण और दूसरा श्रृंगार प्रकाश। इन्होंने क्या लिखा अपनी पंक्ति में, इन्होंने लिखा, निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैर अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कृतिम प्रीतिम च विन्दति। ठीक है, अर्थ इसका मतलब ये हुआ कि काव्य कैसा होना चाहिए, दोष से रहित, मतलब उसमें दोष ना हो। और क्या होगा, दोष तो नहीं होगा, अब क्या होगा, गुण होगा, गुण चाहिए और दोष नहीं चाहिए। एवं अलंकारों से वो अलंकृत होना चाहिए, अलंकारों से सजा हुआ होना चाहिए। और क्या चाहिए, रस चाहिए, काव्य में रस भी होना है युक्त। ये काव्य कवि की कृति और प्रीति दोनों को बढ़ाने वाला है। मतलब कि भोजराज के अनुसार यदि काव्य दोष रहित है, गुण सहित है, अलंकार है, रस है, तभी कवि का कृति यानी मान सम्मान बढ़ाता है और कवि के प्रति लोगों का प्रेम भी बढ़ता है, उनकी रचना के प्रति। ठीक है, अब देखते हैं आचार्य रुद्रट। इसको भी हम लोगों ने ऊपर लिस्ट में देखा है, उसी का सबका ये डिटेल है। आचार्य रुद्रट, इनका समय है 9वीं शताब्दी, उसका प्रथम भाग यानी पूर्वार्ध। इनकी रचना क्या है, काव्यालंकार। आचार्य रुद्रट की रचना काव्यालंकार है एक, और दूसरा है, नहीं काव्यालंकार ही है, और इसमें इन्होंने लिखा है ननु शब्दार्थो काव्यम, मतलब निश्चित शब्द और अर्थ से युक्त रचना काव्य है। भामह ने भी यही कहा था कि शब्द भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए। आचार्य रुद्रट ने भी यही कहा कि सब निश्चित शब्द और अर्थ ये दोनों होगा तभी वो रचना काव्य है।
आचार्य कुंतक ने क्या कहा? आचार्य कुंतक ने कहा, इनका समय है 10वीं शताब्दी का मध्य भाग, ठीक है, बीच में, मिड टाइम। और इनकी रचना का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। इनकी रचना का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। क्या लिखा इन्होंने उसमें? शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्दिदा आह्लाद कारिणी। है ना, मतलब कि कवि की वक्र प्रतिभा से, वक्र मतलब कि उनकी श्रेष्ठ प्रतिभा से उत्पन्न जो कार्य है वो शब्द और अर्थ से युक्त हो, बंधों में व्यवस्थित होता है। बंधों मतलब जैसे पद और चौपाई कैसे होता है, पदबंध जैसा, बंद में बंधा हुआ, उस तरह से बंधों में व्यवस्थित हो, वह काव्य है। तथा वो वैसा काव्य जब होगा तो वो विद्वानों को आनंद देने वाला होता है। क्या कहा आचार्य कुंतक ने? कि कवि की वक्र प्रतिभा, वक्र प्रतिभा मतलब उनकी श्रेष्ठ प्रतिभा, उत्तम प्रतिभा ये हो, और उस कार्य में शब्द और अर्थ दोनों दिखे और वो बंधों में व्यवस्थित हो, वही काव्य है जो विद्वानों को आनंद देता है। आगे हम लोग देखते हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट, इनका समय है 11वीं शताब्दी और इनका रचना है काव्य प्रकाश। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। काव्य प्रकाश, इन्होंने क्या लिखा अपनी काव्य प्रकाश में? इस काव्य लक्षण से संबंधित बात कि तद 200 शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृत पुनः क्वापि। सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि मतलब कि वो काव्य जो पहले तो दोष से रहित हो, मतलब उस काव्य में कोई दोष ना हो, कोई कमी ना हो, और फिर शब्द भी हो और अर्थ भी हो, शब्द और अर्थ से युक्त हो, गुण से रहित युक्त हो, मतलब गुण से रहित युक्त, रहित युक्त मतलब अवगुण ना हो और गुण हो, तथा कभी कभी अलंकार से रहित भी होता है। इनके अनुसार ऐसा नहीं है कि हर कविता में, हर काव्य में अलंकार का होना अनिवार्य है। कई बार रचनाएं ऐसी होती है कि जिसमें अलंकार नहीं भी होता है, तो ऐसा नहीं कि वो अलंकार नहीं है तो वो काव्य नहीं होगा, तब भी वो काव्य है। और कई बार कुछ ऐसी रचनाएं होती है जिसमें गुण नहीं भी होता है, तब भी ऐसा नहीं कि वो काव्य नहीं है। इनके अनुसार वो भी काव्य है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आचार्य वाग्भट। इनका समय है 1121 से 1266, 1121 से 1266 तक, और इनकी रचना का नाम है वाग्भटालंकार, वाग्भट अलंकार। ठीक है, इनकी रचना का नाम है वाग्भट अलंकार। इन्होंने क्या लिखा? साधु शब्दार्थ संदर्भ गुण अलंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वित कीर्तये। मतलब कि श्रेष्ठ शब्दार्थ गुण और अलंकारों से सुसज्जित, मतलब ऐसा काव्य होना चाहिए जिसमें कि गुण हो और उसका शब्दार्थ भी हो, अलंकार भी हो, रीति भी हो और रस भी हो। ठीक है, ये सब मौजूद हो, वैसी रचना काव्य है। और ऐसा काव्य कवि की कृति करने वाला होता है। अगर ऐसा काव्य है तो कवि का मान सम्मान यश कृति को बढ़ाता है। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने क्या कहा कि इनकी काव्य पंक्ति में, इनकी काव्य में
इनके अनुसार काव्य का जो लक्षण होना चाहिए वो है कि उसमें शब्दार्थ गुण हो, अलंकार हो, रीति हो, रस हो और तब ये सब से युक्त हो, वैसी रचना काव्य है। और ऐसा काव्य यदि है तो कवि का वो कृति मान सम्मान बढ़ाता है। आगे हम लोग अब आ रहे हैं आचार्य हेमचंद्र। इनका समय है 12वीं शताब्दी और इनका रचना है, उसका नाम काव्यानुशासन। हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि इनके द्वारा रचित रचना क्या है, उनका समय क्या है और उन्होंने क्या कहा है इस लक्षण के बारे में। तो आचार्य हेमचंद्र ने क्या कहा, अदोषो सगुणो सा अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। मतलब अदोषो मतलब दोष से रहित हो और गुण हो, अलंकार भी हो, शब्द और अर्थ से युक्त रचना काव्य है। सारे आचार्यों का मत लगभग एक ही केंद्र बिंदु पर घूम रहा है। बस किसी ने शब्द अर्थ को महत्व दिया, किसी ने अलंकार की भी वहां जरूरत समझी, किसी ने रीति को भी ले आया, ठीक है, गुण को भी ले आया, और कोई बस शरीर और आत्मा का बात कहे। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी एक ही केंद्र बिंदु है लगभग। तो दोषों से रहित गुणों, अलंकारों और शब्द एवं अर्थ से युक्त रचना ही काव्य है, ऐसा आचार्य हेमचंद्र ने कहा। आचार्य जयदेव ने क्या कहा, पहले इनका समय देख ले। इनका समय है 13वीं शताब्दी और इनकी रचना का नाम है चंद्रालोक। इस चंद्रालोक में उन्होंने काव्य लक्षण से संबंधित बात क्या लिखा, निर्दोषो लक्षणवती सरितिर गुण विभूषिता। निर्दोषो लक्षणवती सरितिर गुण भूषिता सा अलंकार सानेक वृत्तिर्वाक काव्य नाम भाक। यानी दोष रहित हो, लाक्षणिक हो, है ना, यानी उसमें लक्षण होना चाहिए, रीति युक्त हो, रीति भी होना चाहिए, गुण भी होना चाहिए, अलंकार भी होना चाहिए, रस भी होना चाहिए, वृत्ति भी होना चाहिए, गुण, रीति, लाक्षणिक, है ना, और दोष रहित होना चाहिए, तब जाके काव्य बनेगा। ये आचार्य जयदेव के अनुसार काव्य में बहुत चीजों की आवश्यकता है, ठीक है। दोष रहित, उसमें कोई कमी ना हो, लाक्षणिक हो, रीति युक्त हो, गुण युक्त हो, अलंकार हो, रस हो, वृत्ति हो, और तब ये रचना काव्य है। अभी आप लोग रीति क्या है नहीं पढ़े होंगे, गुण क्या है अगर जान रहे होंगे तो सब आसान है, लेकिन अगर एक एक पॉइंट पर देखा जाएगा तो ये बहुत डीप चला जाएगा, और अगर अलग से सिलेबस में पाठ्यक्रम में होगा तो इसको भी बताएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आचार्य विश्वनाथ। इनका समय है 14वीं शताब्दी। ये भी बहुत मतलब बार बार इनसे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है, और बहुत सरल है। इनका साहित्य दर्पण इनके रचना का नाम है, और इन्होंने क्या कहा, वाक्य रसात्मकम काव्यम। बार बार पूछता है, ध्यान में रखना है, बहुत छोटा है इनके द्वारा कही गई उक्ति। और इन्होंने कहा वाक्य रसात्मकम काव्यम, मतलब कि रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य वो है जिसमें रस मौजूद हो, ठीक है, तब वो काव्य है। और ये पंडित राज जगन्नाथ, इनका भी देख लेते हैं। इनका समय है 17वीं शताब्दी। इनका रचना का नाम है रस गंगाधर। इस रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने क्या कहा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, मतलब रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। मतलब जो काव्य है उसमें रमणीय अर्थ दिखाई दे स्पष्ट,
रमणीय का मतलब ही होता है कि जहाँ सुंदरता है वही लोग रमण करना चाहते हैं, ठीक है, देखना चाहते, पढ़ना चाहते हैं। तो रमणीय अर्थ का वो दिखाए, परिभाषित करे, तब वो काव्य है। ये किनके द्वारा? पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। और इस तरह हम देख पा रहे हैं कि आज का हमारा समय समाप्त हो रहा है। अगर किसी को इसमें कहीं कोई समस्या हो तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। और अब हम लोग इसका जो दूसरा भाग अगले क्लास में दिखाएंगे, क्योंकि एक क्लास में ये संभव नहीं है। ठीक है, नमस्कार छात्रों।